बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ये जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो जो पिछला हमारा वीलॉग था ये उसी के तसलसल के अंदर है। लास्ट वीलॉग में जो आपसे बात हुई थी वो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बढ़ता हुआ बोझ जो है वो ख़तरनाक हद को अबूर कर चुका है और मैंने आपको बताया था कि 50 ट्रिलियन को हम क्रॉस कर चुके हैं। अब उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि ये कर्ज़ों का बोझ बढ़ने की वजूहात क्या हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान फहम अंदाज में, एक सलीस अंदाज में आपके सामने वो पूरी की पूरी पिक्चर रखूं जिससे आपको ये पता चल सके कि हमारे कर्ज़ों का बोझ क्यों बढ़ रहा है। देखें, किसी भी मुल्क, इंडिविजुअल, सोसाइटी, कोई भी घर, उसका एक आमदन होती है और उसके एक अखराजात होते हैं। उन आमदन और अखराजात में अगर तफावत और फ़र्क पैदा हो जाए, यानी अगर आपकी आमदन कम हो और अखराजात ज़्यादा हो, तो फिर आपके पास क्या हल होता है? आपके पास यही हल होता है कि आप किसी से कर्ज़ा लेकर अपने जो अखराजात हैं उनको पूरा करें। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं होता। इसी तरह एक स्टेट भी इसी तरह होती है, इस तरह एक मुल्क भी इसी अंदाज में चलता है। अब मैं जो पिछले साल के हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल फिगर्स हैं उनको सामने रखकर आपको पूरी एक पिक्चर जो है वो आपके सामने रखूँगा। हुकूमत पाकिस्तान के पास दो तरह के आमदन के ज़राए होते हैं। एक को टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है, एक को नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। अब मैं आपको टैक्स रेवेन्यू के बारे में बताता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान के जो FBR के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स रेवेन्यूज़ जो पिछले साल कलेक्ट हुए वो कोई 4.7 ट्रिलियन थे। 4,700 अरब रुपए से ज़्यादा की FBR की जो टैक्स महसूलात हैं वो थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान। अब पाकिस्तान का जो आइन है उस आइन के तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन है। उस नेशनल फाइनेंस कमीशन में मरकज़ और सूबों के दरमियान एक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला के तहत जो मुआसल है उनको तकसीम किया जाता है। वो जो लास्ट NFC अवार्ड था उसके तहत जो NFC में सूबों का शेयर है, जो कि शौकत तरीन साहब जब 2010-11 में फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके ज़माने में फाइनल हुआ था, वो सूबों का शेयर बढ़कर 57.5% हो चुका है और उसमें कुछ ट्रांसफ़र, सबवेंशंस और ग्रांट्स को मिलाकर 60% से ऊपर जो शेयर है वो सूबों के अंदर तकसीम हो जाता है। इसकी मिसाल इसी तरह है कि अगर FBR 100 रुपये जमा कर रहा है तो 60 रुपये जो है वो सूबों के पास चले, 60 रुपये से ज़ायद सूबों के पास जो है वो चले जाते हैं। किसी दिन NFC के ऊपर भी आपसे डिस्कशन करनी है, लेकिन वो फिर किसी दिन करेंगे। आज चूँकि हमने डेट के बारे में बात करनी है तो आपको बताना है कि डेट क्यों बढ़ रहा है। तो 60 रुपये से ज़्यादा जो शेयर है, 60% से ज़्यादा शेयर सूबों के पास चला जाता है। अब पिछले साल FBR ने 4.7 ट्रिलियन जो है वो टैक्स जमा किया, तो 2.7 ट्रिलियन जो है वो सूबों के पास चले गए और तकरीबन 2 ट्रिलियन या 2,000 अरब रुपए मरकज़ के पास जो है वो बाकी बच गए। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू उसमें शामिल करें तो पिछले साल को 1.4 ट्रिलियन जो है वो जमा हुए थे। तो जो फेडरल नेट रेवेन्यू रिसीट्स थी, ये जो हुकूमत मरकज़ी सेंट्रल हुकूमत के पास, जो इस्लामाबाद के पास या मरकज़ के पास जो महसूलात नेट जमा हुई वो कुछ 3.4 ट्रिलियन रुपीज़ जमा हुई। ये तो हुकूमत के जो महसूलात थी या आमदन थी, ये उसकी तफसील है। अब दूसरी तरफ अखराजात की तफसील मैं आपको बताना चाहता हूँ। अखराजात में सबसे बड़ा हेड जो पिछले साल था
वो कोई 2.7 ट्रिलियन रुपीस थे, यानी 2700 अरब रुपए से ज़्यादा वो कर्ज़ों पर जो सूद की प्रिंसिपल और सूद की अदायगी थी सिर्फ वो थी। तो अगर उसमें से वो कुल आमदन में से जो 3.4 थी 2.7 निकाल दें तो आपके पास 6 से 700 अरब रुपए बकाया बचते हैं। अब मैं आपको अखराजात की बाकी तफसील बताना चाहता हूँ। वो अखराजात की बाकी तफसील क्या है? तकरीबन 1.4 ट्रिलियन आपका डिफेंस का एक्सपेंडिचर था, 6 से 700 अरब रुपए आपका डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर था। रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट से मुराद ये है कि आपकी सैलरीज और जो बाकी अखराजात हैं हुकूमत चलाने के लिए, वो कोई तकरीबन 5 से 550 अरब रुपए की वो थी। आपका पेंशन का बिल तकरीबन 500 अरब रुपए था। आपकी सब्सिडीज़ जो है वो तकरीबन 4 से 500 अरब रुपए की थी। यानी हुकूमत पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई हल नहीं था कि वो 3.4 ट्रिलियन का नया कर्जा ले अपने इन अखराजात को, जिसमें डिफेंस भी शामिल है, जिसमें सब्सिडीज़ भी शामिल हैं, जिसमें रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी शामिल है, जिसमें पेंशन्स भी शामिल है, जिसमें सूबों को ग्रांट्स और कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ के तहत मज़ीद जो डिफेंस के अखराजात हैं वो भी शामिल है। कुछ 3400 अरब रुपए हुकूमत को मज़ीद कर्जा लेना पड़ा। वो कर्जा कहाँ से लिया? कुछ डोमेस्टिक एवेन्यूज से लिया, कुछ एक्सटर्नल जो बैरूनी कर्जा है वो लिया। तो उन दोनों को मिलाकर 3400 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को ये कर्ज लेना पड़ा। ये तो पिछले साल डेट सर्विसिंग के बाद आपके पास 500-600 अरब रुपए जमा हो गया था। अब पाकिस्तान के जो मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले साल जो आपकी सिचुएशन है वो ये दिखा रही है कि आप अपने नेट रेवेन्यू रिसीट से सिर्फ डेट सर्विसिंग कर सकेंगे। बाकी डिफेंस के लिए, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, सब्सिडीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ेगा। तो जो 50 ट्रिलियन को टच कर चुका है, आइंदा 2 सालों के दौरान चांसेस ये हैं कि वो 60 ट्रिलियन को टच कर सकता है। और 60 ट्रिलियन को टच करने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कर्जा 5 सालों में डबल हो जाएगा। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। और ख़तरनाक इस हवाले से है कि पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशो है, यानी डेट इन टर्म्स ऑफ टोटल पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़, वो पाकिस्तान की जो टोटल कौमी आमदनी है उसके 100% के लगभग हो जाएगा। हम 100% पहले ही टच कर चुके हैं, अब 100% से ऊपर जाने वाले हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको घर की एक मिसाल दूं। अगर आपकी आमदन 100 रुपया है, आप उसमें से 60 रुपए अपने बच्चों को दे देते हैं, 40 रुपए आपके पास बच जाते हैं, लेकिन आपके टोटल अखराजात 150 अरब रुपए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 90 से 100 रुपए मज़ीद हर महीने उधार लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा अपने अखराजात को चलाने के लिए। अब सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि या तो आप अपनी आमदन को बढ़ाएं या अपने अखराजात को कम करें। और इस पे किसी टाइम हम गुफ्तगू करेंगे कि आमदन को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं और अखराजात को कहाँ कहाँ पे कम किया जा सकता है। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। अखराजात को कम करने का एक तरीका ये भी है कि 80th अमेंडमेंट के बाद बहुत से सब्जेक्ट्स सूबों के पास चले गए हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक वो मिनिस्ट्रीज़ रखी हुई हैं। क्यों उन मिनिस्ट्रीज़ और सब्जेक्ट्स को एबॉलिश नहीं किया जा रहा? ये एक सवाल है जो कि मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल जो एलीट्स हैं उनके सामने रखना चाहिए। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ, एक और बात भी, वो ये है कि आप ये देखें कि हम डेट सर्विसिंग के बाद इंक्लूडिंग डिफेंस वो अखराजात जो हैं वो कर्ज़ा लेके जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो किसी मुल्क का डिफेंस उस टाइम तक जो है वो यानी वो स्ट्रेंथन नहीं होता जब तक उस मुल्क की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है
वो इंश्योर नहीं होती। और इसकी रोशन तरीन मिसाल जो है वो रशिया आपके सामने है। रशिया के पास डिफेंस बहुत मजबूत था, लेकिन इकनॉमिक मेल्टडाउन जब हुआ तो उसके नतीजे में वो रशिया बिखर गया, टूट गया और मुतअद्दिद रियासतों के अंदर जो है वो बट गया। मैंने जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है उनको विज़िट किया है। आप जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन लोग गरीब हैं। तो जब लोग गरीब हैं तो हुकूमत भी गरीब है। जब गुर्बत होगी और हुकूमतें गरीब होंगी तो उसके नतीजे में स्टेट को इंटैक्ट रखना मुश्किल हो जाता है। अब हल क्या है? हल ये है कि हम अपने साइज़ ऑफ द केक को बढ़ाएं, अपनी आमदनी को बढ़ाएं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो मौजूदा टैक्स रेट्स हैं, इनके तहत बड़ी आसानी से हम 8 ट्रिलियन रुपए जमा कर सकते हैं। इमरान खान साहब तो नाकाम हो गए हैं, वो नहीं कर सके। अब जो आइंदा आने वाली हुकूमतें हैं उनको चाहिए कि वो इसके बारे में होमवर्क करें और पहले से अपनी तैयारी जो है वो करके रखें कि किस तरह से उन्होंने अपने टैक्स रेवन्यूज़ को बढ़ाना है। दूसरा जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि सूबों के पास कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं, जिसमें GST ऑन सर्विसेज है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, बाकी कुछ टैक्सेस हैं। सूबों को अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। उनको जो इजी मनी NFC की सूरत में मिल रही है, ये हमें लिंक करनी पड़ेगी कि हम जितना मरकज़ उनको पैसे दे रहे हैं NFC के तहत, सिर्फ वही पैसे उनको मिलेंगे जिसके इक्विवेलेंट वो पैसे जनरेट अपने भी कर रहे हो, क्योंकि ये 2 मेजर टैक्सेस उनके पास हैं। GST ऑन सर्विसेज पे सूबों ने काम किया है, लेकिन उन्हें GST ऑन सर्विसेज पे भी काम करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के काम करने की ज़रूरत है, जो प्रॉपर्टी की इनकम है उसके ऊपर, जो घरों के ऊपर उनके पास टैक्सेस हैं, वो भी उनकी डोमेन के अंदर है और उसको वो बेहतर कर सकते हैं। तो एक तरफ तो सूबों को अपनी आमदनी बढ़ानी है, फेडरल गवर्नमेंट को अपनी आमदनी बढ़ानी है, और जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको हम कम करके इस कर्ज़ों के बोझ के दलदल से निकल सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम मेरे ख्याल में अब ज़्यादा नहीं है। डिफेंस के बारे में मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि हम डिफेंस के जो अखराजात हैं वो भी कर्ज़ों के पैसे लेकर डिफेंस के अखराजात को पूरे कर रहे हैं। तो किस तरह से हम अपने डिफेंस की चीज़ों को नाकाबिले तस्खीर तस्वर कर सकते हैं, जबकि हमारा डिपेंडेंट जो है, हमारी डिपेंडेंस जो है वो कर्ज़ों के ऊपर हो। और अगर जो डॉलर्स की सूरत में हमारे अखराजात हैं वो चोक कर दिए जाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो डिफेंस की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी नहीं हो सकेंगी। तो हम एक बड़ी क्रूशियल स्टेज के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे हमें इकनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं उनमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आपसे ये गुजारिश है कि आपने जो हमारा ये वीलॉग है इसके बारे में फ़ीडबैक भी देना है। जो कोशिश हम कर रहे हैं कि हम सहल और आसान अंदाज में ये पाकिस्तान की फ़िस्कल साइड की, डोमेस्टिक फ़िस्कल साइड की प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ शेयर करें। आपने फ़ीडबैक देना है, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ शेयर भी करना है। और ये फ़ीडबैक इस बारे में ख़ास कर दीजिए कि जो हम आसान अंदाज में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए ताकि हम मज़ीद आने वाले प्रोग्रामों में मज़ीद इस सिलसिले को जारी रख सके। तो आपने शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के लोगों तक, जो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन तक पहुँच सके और उनको ये पता चल सके कि बुनियादी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। जब हम प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे तो फिर हम सॉल्यूशन की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकेंगे। तो महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।